हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस स्मार्ट। राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ही खास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इन दिनों अभी पीछे हमने जो क्लासेस कवर की थी लाइव में आप और हम सब ने मिलकर, तो वो कौन सी थी? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही है। और टॉपिक वाइज क्लासेस में हिस्ट्री में हमने हाल ही में ये टॉपिक कवर किया है। तो इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज के सेशन में हम लोग करेंगे उस पर चर्चा। तो भाई बढ़ते हुए एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज के इस सेशन में मेरे साथ, आगे की क्लास को करते हैं कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले भाई शेयर करके सबको बता दीजिए ताकि क्लास का जो मजा है वो दोगुना हो जाए, ठीक है। और इसीलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत डैश से हुई थी, ठीक है। द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम राजकोट, चंपारण, बरेली, मेरठ। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें नजर आता है, लेकिन एग्जैक्टली बोले तो जितने भी आज सारे क्वेश्चंस आप इस सेशन में देख रहे हो ना, वो याद रखना कि ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो ताकि आपको टॉपिक तैयार करने में बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। तो पहला है मेरठ, ठीक है। यहाँ पर उत्तर क्या है? हमारा मेरठ है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय इतिहास में काफी लोगों ने नाम दिया है सिपॉयज म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। अब सैनिक विद्रोह की बात करते हैं, इसका मतलब ये विद्रोह की शुरुआत कहीं ना कहीं कुछ का मानना है सैनिकों ने शुरू किया था। अब सैनिकों ने शुरू किया था तो किस तरह से उनकी भूमिका रही थी, तो नजर आता है कि जो मेरठ के विद्रोही सिपाही थे वो करते हुए, विद्रोह करते हुए, मार्च करते हुए जाते हैं कहां पर? दिल्ली, जहां पर अभी भी बैठे हुए थे नाम के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। और वो बहादुर शाह जफर से लीडरशिप की गुहार लगाते हैं। यानी उनका कहना है कि आज भी आप अगर हमारा नेतृत्व कर देते हैं, तैयार है, तो आज भी आपके नाम पर हिंदू मुसलमान तैयार हैं विद्रोह करने के लिए, लड़ने के लिए अंग्रेजों से। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक अंदर से फीलिंग होती है ना, हमारे राजा हैं, हमारे माई बाप हैं, इनसे हमारी रोजी रोटी चली, इन्होंने शासन किया, तो हमारा एक अटैचमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ ये फिरंगी जिन पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कल्चर हर चीज़ों से अलग थे, हमारी सभ्यता संस्कृति से हर चीज़ से अलग। अब वो समय आ गया था जब हम इसे ऊब चुके थे, इनके अत्याचारों से परेशान। तो इसीलिए मेरठ से जो सिपाही मार्च करते हुए जाते हैं, तो माना जाता है कि मेरठ से विद्रोह शुरू होता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, which of the following changes was not made in India by the ब्रिटिश गवर्नमेंट? एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया हो तो इस क्वेश्चन में भाई यहाँ पर देखो, इतनी लंबी चौड़ी जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन का यहाँ पे टिप्पणी की है, उसमें नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो भाई इतने सारे वर्ड्स के अंदर ये नॉट वर्ड मत भूल जाना। तो आप ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। तो क्या नहीं जो था, इन्होंने 1857 के बाद, आफ्टर यानी उसके पश्चात जो सुधार किए थे, उनमें से कौन सा सुधार इनमें से नहीं था? ठीक है। तो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसरॉय बन गया। वेल अगर देखा जाए तो सत्यता पे अगर बात करते हैं, तो सत्यता में जो है भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ये सच्चाई है। क्योंकि देखा जाए तो इतने बड़े 57 के विद्रोह, 1857 के इतने बड़े विद्रोह के बाद जो बैठी थी ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया, उन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया था भाई, कह दिया था कि आज से भाई तुम गवर्नर जनरल को जिम्मेदारी थी देश को संभालने की, तुम नहीं संभाल पाए। अब नहीं संभाल पाए तो इसकी बागडोर मैं अब अपने आप संभालूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है गवर्नर जनरल। इसका मतलब गवर्नर जनरल के हाथ से पावर ले ली और अब ये मात्र क्या रह गया? वायसरॉय रह गया। यानी ये कथन देखा जाए तो सही है, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसरॉय बन गया। तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो बदलाव हुआ था, तो इसीलिए प्रश्न के अनुसार ये उत्तर हमारा नहीं है।
दूसरा, इन्होंने कहा था कि भारत पर जो महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन का जो रूल होगा, तो ब्रिटिश क्राउन पे भाई वो तो जाके डायरेक्ट जाएगा नहीं, वहां पर देखेगा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट हाँ उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वहां नियुक्त किया है इस पद के अनुसार कि जो भी चीजें वहां परिस्थितियां क्या है, सिचुएशंस क्या है, हर एक चीज की अपडेशन जो इनके थ्रू पहुंचेंगी ब्रिटिश क्राउन के पास। तो इसीलिए ये भी सत्य है। और अगर कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दी गए, तो बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथों में अधिकारों को ले लिया था और उसके बाद इंडिया पे डायरेक्ट रूल किया था। इससे पहले ब्रिटेन इंडिया को इनडायरेक्ट रूल कर रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से, और इसके बाद यानी इस विद्रोह के बाद करता है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूल। इसे हम देखते हैं कि अगर ये देखा जाए तो उत्तर मतलब प्रश्न के उत्तर के तौर पर ये उत्तर नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा गई, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। एक बार अंग्रेज जो है इतने बड़े विद्रोह का सामना करके इस दलदल से बाहर निकले थे, ऐसा लगता है तूफान आया था उससे बाहर आए, तो अब दोबारा तो वो गलती नहीं करेंगे कि अगर भारतीयों की सेना का संख्या बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, तो ये हम पे अंग्रेजों पे हावी हो जाएंगे। इसे बड़ी सूझबूझ के साथ क्या किया था कि अब तो उनकी संख्या को ना तो बढ़ाया गया, दूसरी बात यहाँ पे क्या किया गया कि अलग अलग रेजिमेंट्स बना दिए ताकि धार्मिक रूप से कोई भी इस तरह का विवाद ना हो, जैसे कि हमें ये विद्रोह का कारण एक विवाद धार्मिक रूप से भी नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए हमारा उत्तर होगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये ऐसा नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? Who among the following was bestowed with the title of साहिब आलम बहादुर by बहादुर शाह during the uprising of 1857? नाना साहेब, बर्जिस कादिर, बख्त खां या तात्या तोपे? यहाँ पर उत्तर होता है बख्त खां। कहते हैं कि दरअसल ये वो व्यक्ति थे, जब कहा जाता है कि एक तरफ तो जो मेरठ के सिपाही थे वो तो मार्च करते हुए पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर के पास। ये बहादुर शाह जफर, जो कि इनका कहना था कि भाई वो अब इतने काबिल नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं कि लीडरशिप भी कर सके, और दूसरी बात ना ही वो स्थिति मुगलों की रह गई है कि इतना बड़ा विद्रोह अंग्रेजों से कर सके। लेकिन जो मेरठ से सिपाही मार्च करते हुए उनके पास गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक श्योरिटी मांगी थी कि हम सब मैनेज कर लेंगे, बस आप हाँ तो कहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो रेडी हो गए थे, लेकिन उनके बिहाफ पर जो भाई सम्राट तो खुद नहीं लड़ेगा, तो उनके बिहाफ पे जो जनरल लड़ रहे हैं भक्त खां, उनको साहिब आलम ने क्या दी थी उपाधि, मतलब साहिब आलम की उपाधि दी थी बहादुर शाह ने। नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन। तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, शब्दों को लेकर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? वैसे अब कहा जाए तो काफी स्टूडेंट के दिमाग में एक नाम आएगा। नाम क्या आएगा बेटा आप लोगों के दिमाग में? क्या है? जो अंतिम वॉइसरॉय थे, और वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि अभी हमने जो लास्ट क्लास डिस्कस की है, जिसमें 1857 का विद्रोह हमने किया था, तो बात तो यही हुई थी कि अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग है और ये प्रथम वॉइसरॉय है। लेकिन एक दूसरा नज़रिया भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना हो, और जो स्टूडेंट्स आज ये क्लास देख रहे हैं, तो भाई अगर मैं कहना चाहूँ कि उन्होंने पिछली क्लासेस नहीं की तो वो नहीं समझ पाएंगे। मैंने लास्ट में अच्छे से बताया था, मुझे याद है, कि श्री राजगोपालाचारी जो इस पद पर नियुक्त हुए थे और नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, वो न केवल पहले भारतीय थे बल्कि वो अंतिम भारतीय भी या अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे, क्योंकि उसके बाद ये जो पद है वो समाप्त हो जाता है। ये जो पोस्ट होती है वो पोस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि पोस्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रेसिडेंट पोस्ट में, जिस पर नियुक्त होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये जो पद है समाप्त किस काल में होते हैं? किनके काल में? सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर यही प्रश्न कैनिंग के नजरिए से एग्जामिनर देता है तो भी आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसे वर्ड्स या कहीं ना कहीं शब्दावली का एग्जामिनर उपयोग करेगा जहां पर आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये जो है उस समय की बात हो रही है जब कैनिंग था।
या उस समय की बात हो रही है सीरा जगोपालाचारी थे। तो इस तरह के वर्डिंग्स का उपयोग किया गया है, जबकि दूर दूर तक आपको कोई कैनिंग का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो कौन थे भाई, सीरा जगोपालाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? मेरठ, झांसी, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, द म्यूटिनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आप कहोगे मैम ये प्रश्न तो हमने कर लिया। एग्जैक्टली, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। प्रश्न की इंपॉर्टेंस देखिए, अलग अलग शिफ्टिंग्स में, अलग अलग डेज में इसी तरह के क्वेश्चन को अलग भाषा में डिस्कस किया गया है। जहां पर वहां पे पूछ रहे थे कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर बिगिनिंग करके पूछ लिया है, तो थोड़ा सा शब्दों की हेरा फेरी करके वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जहाँ अगेन हमारा उत्तर क्या होगा, मेरठ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये झांसी, लखनऊ, दिल्ली में ये विद्रोह नहीं हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। यहाँ के जो राजा महाराजा कहीं ना कहीं तैयार बैठे थे कि कुछ ऐसे एक चिंगारी लगे और उसके बाद इतना बड़ा विद्रोह शुरू हो जाए, जो ऐसा हुआ भी था। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि विद्रोह की शुरुआत सैनिकों द्वारा मेरठ से की गई थी, इसलिए माना जाता है शुरुआती दौर पर मेरठ, जहां पर नाना साहेब भी पहले इस विद्रोह के लिए षड्यंत्र तैयार कर चुके थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग, हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैजाबाद? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर सिंपल क्वेश्चंस या जो कॉमन क्वेश्चंस अब तक हम देखते आए हैं वो तो पूछे गए हैं, लेकिन अब फैजाबाद के रिगार्डिंग पूछे तो आप में से कुछ को डाउट होगा। तो यहाँ आंसर क्लियर हो जाएगा आज आपको। मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, खान बहादुर, कुंवर सिंह। तो उत्तर है यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला की अगर बात करते हैं तो फैजाबाद में इन्होंने बहुत ही अच्छे से लीड किया था, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता को मनाते हुए एक लीडरशिप का रूप तो दे ही रहे थे। लेकिन पीछे से अगर देखा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने, क्योंकि फैजाबाद हम जानते हैं कि वहाँ पर जो एक तरह से कहते हैं ना, गंगा जमुना का जो एक कल्चर, एक संस्कृति है, उस संस्कृति को बरकरार रखते हुए उनमें बहुत विश्वास रखते थे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पर कहते हैं ना कि लोगों से जुड़ने के बाद अपनापन फील होता है, बिल्कुल हमारी संस्कृति सभ्यता से। तो इसीलिए जहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ इतना विद्रोह हो रहा था, वहाँ पर लीडरशिप के तौर पर फैजाबाद से कर रहे थे कौन? मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? When was the first telegraph system started in India? 1850, 1853, 1854, 1856। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की जो व्यवस्था प्रारंभ होती है 1854, यानी देखा जाए तो डलहौजी का काल। अगर हम बात करते हैं डलहौजी की, तो अब तक तो आपने, जब हम भारत में, हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत के जनक पर नाम लिया जाता है राजा राम मोहन रॉय का। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हमारे राजा राममोहन आधुनिक भारत है, उसके जनक के रूप में कौन माने जा रहे हैं? डलहौजी। यानी डलहौजी जो है अंग्रेजों के तौर पर, क्योंकि अंग्रेजों में देखा जाए तो डलहौजी द्वारा काफी हद तक बदलाव किए गए। हालांकि इसने हड़प नीति भी अपनाई थी, वो हड़प नीति जिसके कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके द्वारा जो जितना भी विकास और ये सब चीजें की गई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट हमें नजर आता है। जैसे कि अगर रेलवे लाइन की बात करें, टेलीग्राफ लाइन की बात करें, पीडब्ल्यूडी इन्होंने बनवाया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य विकास के क्षेत्र में, ये मतलब भारत में विकास कराने वाले कौन थे? डलहौजी थे, जिन्होंने टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की थी 1854 में। और बता दिया जाए कि अंग्रेजों ने जो 1857 के विद्रोह के दौरान इन्हें जो बहुत तेजी से सूचना का आदान प्रदान हो रहा था इस विद्रोह के दौरान, वो दरअसल किसके कारण था? टेलीग्राफ लाइन के कारण था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक यानी संयोजक कौन थे? Who was the organizer of revolt of 1857 in Bihar? बहादुर शाह, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला,
कुंवर सिंह। अब देखिए यहाँ पर बिहार की बात हो रही है तो एक ही नाम है कुंवर सिंह जी। वीर कुंवर सिंह जी वो थे जिनके बारे में इवन अगर आपने क्लासेस की हैं तो पीछे क्लासेस में मैंने डिस्कस भी किया था कि वीर कुंवर सिंह का नाम लिया जाता है जब हम बात करते हैं बिहार की। 1857 के विद्रोह को वीर कुंवर सिंह ने बहुत अच्छे से नेतृत्व प्रदान करते हुए बिहार की ओर से वहां पर भागीदारी ली थी, जहां पर इनके नियंत्रण में मतलब इनके कंट्रोल में इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ इन्होंने अंग्रेजों का पूरा बलपूर्वक वीरता के साथ सामना किया था। ठीक है, कई बार ऐसे याद रखना कि अगर 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो बहुत हद तक लीडरशिप को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? In whose time were the executive and judicial powers of the servants of the British East India Company first separated? Warren Hastings, Lord Cornwallis, William Bentinck, Lord Dalhousie। यहाँ पर उत्तर होता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में दरअसल हम देखते हैं कि जितनी भी हम लोगों की ये जो पावर है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव वो अलग कर दी जाती है। देखा जाए तो वॉरेन हास्टिंग यानी रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग से पहले रॉबर्ट क्लाइव के काल से जहां बंगाल में इन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था, वहीं जब वॉरेन हास्टिंग के काल में गवर्नर पद बढ़कर हो जाता है गवर्नर जनरल, तो इसलिए धीरे धीरे अब प्रशासनिक के साथ न्यायिक चीजों को भी अपने हाथ में लेते जा रहे थे अंग्रेज, जिसके साथ बहुत अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कॉर्नवालिस। और इस तरह से ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए जिन्होंने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी, जिन्हें कहा जाता है भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज। याद रखना, यानी ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे भारत में, इसके जनक भारत में कौन कहलाए जाते हैं? कॉर्नवालिस। वो बात अलग है कि कॉर्नवालिस ने इसका किया था यूरोपनाइजेशन, यानी अभी तक जो थे यूरोपीय लोग ही भारत के प्रशासन के पद के लिए क्या कर सकते थे? परीक्षा दे सकते थे। लेकिन बाद में जाकर ऐसा ये समाप्त कर दिया जाता है और अब इंडियंस को भी अलाउड किया जाता है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो फर्स्ट इंडियन बने थे, फर्स्ट इंडियन ICS हुए थे, वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सॉरी, ठीक है, नाम थोड़ा सा वो है इसीलिए लगता है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर होते हैं फर्स्ट इंडियन ICS। ठीक है, और इस तरह से एक और चीज कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी, वो क्या थी जिसको हम कभी नहीं भूल सकते? और बता दूं भाई, यहाँ पर विद ईयर आपको याद रखना है, वो क्या है? परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम बोलते हैं बेटा, याद रखना, स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, जिसमें ये एक टैक्सेशन सिस्टम था जिसे हम जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। तो किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट, भारत 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट इन इंडिया? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा क्या? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। अगेन भाई, मैंने ये आप लोगों को क्लास में डिस्कस करके बताया था, हो सकता है कहीं जगह द्वितीय की जगह जफर लगाओ, बोथ आर सेम। और ये अंतिम मुगल सम्राट क्यों होते हैं? क्योंकि जब 1857 का ये विद्रोह 1858 में समाप्त होता है, तो समाप्त होने के बाद जो एक कानून बनता है 58 में, 1858 में, उस कानून के नियम के अनुसार, मतलब उस कानून के अनुसार देखा जाए, भारत पर डायरेक्ट किसका रूल हो चुका था? ब्रिटेन का, जो कि अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुगल पद, क्योंकि मुगल सम्राट इस विद्रोह में शामिल थे, इसलिए मुगल पद हमेशा के लिए क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और इनके बाद कोई आगे सम्राट बन ही नहीं पाए, बल्कि इन्हें भी यहाँ गद्दी से हटाकर इन्हें पेंशन देकर भेज दिया जाता है रंगून। ठीक है, और वहीं पर बाद में इनका देहांत होता है, जहाँ आज भी इनका जो टॉम है वो वहीं पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से आरंभ की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक,
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर क्या है, औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा जो कि विलियम बेंटिक के काल में आता है। आपको याद होगा जब हमने विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल टॉपिक में डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि 1835 में क्या आता है, मिनट ऑफ मैकॉले। क्या इंट्रोड्यूस करता है, मिनट ऑफ मैकॉले, जिसे बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैकॉले की अनुशंसा। मैकॉले की अनुशंसा। और ये मैकॉले की अनुशंसा जो है इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति ही कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। इसीलिए हम देखते हैं इसे मिनट ऑफ मैकॉले कहा, जिसके तहत इन्होंने शिक्षा का जो माध्यम था, यानी उच्च स्तर पे शिक्षा ग्रहण करने का से जो माध्यम रहेगा वो अंग्रेजी होगा, यानी इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश दरअसल यहाँ पर कारण क्यों बना हुआ था, ये चाहते थे कि इंग्लिश के बीचों बीच जो हम लोगों की बाइबल कॉन्सेप्ट, जो वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, जब भारतीय इसे ग्रहण करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा और ये एक ऐसे भारतीय बनेंगे जो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। यानी हमारे शिक्षा के कारण ये हमारे दिमाग के अनुसार चलेंगे, इनकी सोच हमारी सोच की तरह होगी और इस तरह से हमारे कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, तो ये दरअसल अंग्रेज़ों का एजेंडा था जिसके माध्यम से एजुकेशन में उन्होंने इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो ये किसके काल में लागू होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। किस सन में होता है, 1835 में, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था, कुंवर सिंह, भगत सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे। तो क्या कह रहे हैं, इससे संबंधित नहीं है। और अगेन यहाँ नजर आ गया होगा आपको कि क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। कितना बड़ा इसमें हाईलाइट करके नॉट दिया है, तो भाई ध्यान देना। और उत्तर बहुत ही क्लियर है, भगत सिंह, क्योंकि हम देखते हैं कि भगत सिंह हमारे महान क्रांतिकारी नेता रहे थे जो इस दौर में नहीं, 19वीं शताब्दी में नहीं, 20वीं शताब्दी के नेता में नजर आते हैं, इसीलिए वो इस विद्रोह का भाग नहीं थे। ठीक है, तो ये नहीं थे। जबकि कुंवर सिंह देखे जाए बिहार से थे, बेगम हजरत महल हम जानते हैं लखनऊ से, जो अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्र के उत्तराधिकारी पद के लिए ये लड़ रही थी, विद्रोह कर रही थी, अंग्रेजों का सामना कर रही थी। वहीं दूसरी और मंगल पांडे की बात करते हैं तो हम तो जानते हैं कि विद्रोह की शुरुआत एक्चुअल में मंगल पांडे ने ही इस शुरू की थी और इस विद्रोह को स्टार्ट किया था जब इन्होंने सर्वप्रथम सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से मना किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के एक नेता थे। Who among the following was a leader from Allahabad in the revolt against the British in 1857? मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ उत्तर होता है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली दरअसल इलाहाबाद से लीडरशिप कर रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि लियाकत अली द्वारा जो लीडरशिप किया गया, अगेन बहुत चीज़ अच्छी नज़र आती है कि हिंदू मुस्लिम एक बहुत अच्छे ऐसे संत के रूप में नज़र आते हैं ये, जहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने जब इस विद्रोह की बागडोर अपने हाथ में ले ली तब अंग्रेज इनसे खफा हो गए थे। तो हमें नजर आता है कि खुसरो बाग से इन्होंने ये शुरू किया था, जहां पर इनके साथ लोग भी विद्रोह करने लगे। जब अंग्रेजों ने खुसरो बाग की बागडोर अपने नियंत्रण में कर ली थी तो बाद में इन्होंने दूसरे स्थान से इस विद्रोह को लीड किया था। हालांकि अंग्रेज कब से इनकी राह देख रहे थे, मतलब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी थी, लेकिन अंत में ये जो है पकड़े जाते हैं और इन पर जो है केस चलाकर बाद में इन्हें फांसी दे दी जाती है। बट बहुत ही कुंदा तरह से, बहुत ही खूब तरीके से मौलवी लियाकत अली ने अपनी लीडरशिप इलाहाबाद से दिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? Mutiny of 1857 was described as the first Indian independence by ऑप्शंस बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीडी सावरकर। भाई देखा जाए तो अभी हम इस विद्रोह की इतनी चर्चा कर रहे थे, जहां पर इस विद्रोह को अभी नाम दे रहे हैं 1857 का विद्रोह, और अभी हमने ये तक कह दिया कि इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, यानी सिपॉल्स म्यूटिनी कहा जाता है। तो वहीं इस विद्रोह को एक और नजरिए से देखा जाता है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का ऐसा महान स्वतंत्रता संग्राम जिसमें हम देखते हैं कि भारत में
यानी भारतीयों ने पहली बार सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का इतना बड़ा विद्रोह जो हुआ था, इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। और ऐसे करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने इनको कहा था कि कोई आम विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम था, जिसमें भारतीयता के लोग हिंदू और मुस्लिम की एकता के साथ शामिल थे और अंग्रेजों का कर रहे थे सामना। इसीलिए इन्होंने इसको संज्ञा दी थी और काफी हद तक लोग जो हैं सहमत भी होते, इतिहासकार इस बात को मत को मानते भी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का प्राधि स्थल स्थित है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड? यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो एक तरह से जो टॉम्ब है, जो इनकी समाधि है, वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। और उत्तर होता है हमारा ग्वालियर। क्यों? क्योंकि कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई जो कि अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, याद कीजिए अंग्रेजों ने किस तरह से इनकी झांसी को छीन लिया था, जिसमें शामिल था डलहौजी। और रानी लक्ष्मीबाई जो कि तैयार बैठी थी अंग्रेजों का सामना करने के लिए कि 1857 के विद्रोह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, इसीलिए उन्होंने इस विद्रोह में पूर्णता तरीके से, मतलब हम देखते हैं वीरता के साथ, मतलब कोई निडर होकर बिना किसी डर के उन्होंने अंग्रेजों का लड़ते हुए सामना किया था और अपनी झांसी के लिए अपनी अंतिम सांस तक वो लड़ी थी। कहते हैं कि जब वो लड़ती लड़ती हुई ग्वालियर की ओर पहुंचती हैं तो अंग्रेजों की टुकड़ियों ने उन्हें घेर लिया था और वहां तक, मतलब उनके साथ शामिल थे तात्या तोपे। हालांकि तात्या तोपे एक तरफ नजर आते हैं हमें, जहां नाना साहिब के साथ वो इस विद्रोह को देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर जो रानी लक्ष्मीबाई है, उनके साथ भी तात्या तोपे ने बहुत हद तक अपनी भूमिका दिखाई थी और अंत में लड़ते लड़ते ये वीर गति को ग्वालियर में ही प्राप्त हो जाती है। तब इनका जो मकबरा हमें नजर आता है, जो इनका हमें टॉम्ब नजर आता है, वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। बल्कि अंग्रेजों ने लिखा भी था अपने लेख में, ये लिखा था कि मानना पड़ेगा इस 1857 के इस विद्रोह के खूनी युद्ध मैदान में कोई अगर एक मात्र है जो मर्द के समान सोई हुई है तो वो कौन है? हमारी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो बहुत प्रेज किया था अंग्रेजों ने इनके बारे में, नो डाउट, और इसीलिए कहा गया खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए डैश से मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह जयंती सेलिब्रेटेड इन डैश इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। तो कहाँ से वीर कुंवर सिंह, मतलब इनकी जयंती को कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उस दौर को याद करते हुए जहां पर इनकी वीरता नजर आती है हमें 1857 के विद्रोह में। तो ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और हमारा आंसर है यहाँ पर बिहार। हम देखते हैं कि बिहार में, क्योंकि अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट पहले क्वेश्चन में एक फॉर्म अलग था, वहां पर क्या था? सिर्फ स्टेट का नाम दिया हुआ था, लीडर सिलेक्ट करने थे कि किसने बिहार की ओर लीडरशिप किया था इस विद्रोह का। अब क्या किया है? वीर कुंवर सिंह का नाम देते हुए अब यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, तो इसलिए लीडर्स और उनका जो स्थान है जहां से वो विद्रोह कर रहे थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाया, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाया, संस्कृत और फारसी विद्यालयों को निषिद्ध किया, या शैक्षिक संस्थाओं के सरकारी अनुदान की सिफारिश की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है वो क्या है? रेकमेंडेड गवर्नमेंट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक्चुअल में वो डिस्पैच को लेकर यह बात करते हैं जो चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया था, एजुकेशन की दिशा में, यानी शिक्षा की दिशा में ये कार्य किया था। और कहा जाता है कि भारत में इस एजुकेशन को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए ये चाहते थे कि गवर्नमेंट के जो ये पैट्रोनेज, मतलब एक तरह से उसके इंस्टीट्यूशंस को बहुत अच्छे से तैयार करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर बात करते हैं कि कानून तो बहुत बनते हैं, किस हद तक वो इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं, किस हद तक वो आगे कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सरकार का जो कहते हैं ना अनुदान, वो बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? रिपन, कर्जन, लिटन, बैंटिंग। यहाँ पर उत्तर होता है हम लोगों का रिपन।
रिपन जो थे दरअसल इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे जो कानून बना हुआ था, प्रतिबंध बना हुआ था, उसे इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, और वही हम देखते हैं इस कानून को बनाने वाले कौन थे? लिटन थे। हालांकि हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ऐसा पहले भी हुआ था कि जब यहां पर लगा दिया जाता है प्रेस एक्ट, तो यही कार्य दोबारा लिटन ने कर दिया था, जहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878, ठीक है, इस एक्ट की अगर हम अवधि देखते हैं कब माना जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, उसमें ये एक्ट जो था इम्प्लीमेंट किया करते हैं लिटन, इसे बनाते हैं और रिपन जो है इसे समाप्त करते हैं। कारण क्या है? वर्नाकुलर मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, यानी स्थानीय भाषा, यानी ऐसी भाषाएं जिसका उपयोग किया जाने लगा था। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो 19वीं शताब्दी के अंतराल की, मतलब अंत जो समय चल रहा होता है उसकी बात चल रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हम देखते हैं कि 1850 के दशक से, मतलब 1850 के दशक से देखा जाए तो भारत में स्वतंत्रता को लेकर, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काफी हद तक बदलाव हमारे समाज में देखे जा रहे थे। ऐसे पढ़े लिखे लोगों का वर्ग आ चुका था ना, जिनके कारण, जिनके लिखित प्रमाण, जिनके अगर हम न्यूज़पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इस तरह की रचनाएं वो लिखने लग गए थे, जहां पर वो एक आम राष्ट्रवादी व्यक्ति पर भी अपना राष्ट्रवादी विचार की छाप छोड़ रहे थे। इसी कारण अंग्रेजों को बहुत डर था, क्योंकि एक तरफ तो 1857 का विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह हो ही चुका था जहां पे खलबली मच गई थी। कहीं इस तरह का दूसरा 1857 ना हो, तो अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा चीजों को लेकर क्या करना होता था? ध्यान रखना होता था, एक तरह से नाकाबंदी करनी होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि लिटन ने तो किया, लेकिन रिपन ने इसे हटा दिया था, क्योंकि लिटन का मानना था कि कुछ ऐसे इन दिनों न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिख रही हैं, यानी एंटी ब्रिटिश होकर लिख रही हैं, जो एक तरह से किस चीज़ की भावना उत्पन्न कर सकते हैं कि विद्रोह का कारण बन सकते हैं। इसे बहुत आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था? सख्ती बना दी थी कि ये एक्ट है, और अगर अभी आपने एंटी ब्रिटिश होकर या अंग्रेजों के विरोध होकर लिखा, आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, यहाँ पर आप पे जुर्माना भी लगाया जाएगा और जेल की सजा भी हो सकती है, यानी कहे तो समाप्त भी हो सकता है सब कुछ, पब्लिकेशन हाउस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल द विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास्ड? बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस। और यहाँ उत्तर होता है हमारा कैनिंग। तो कैनिंग के काल में जो ये विधवा पुनर्विवाह, जो कि हम देखते हैं कब नजर आता है? 1856। विडो रिमैरिज एक्ट 1856। याद रखना कि डलहौजी के काल में पृष्ठभूमि तैयार हो गई, सब कुछ हो चुका था, और एक तरह से जो हम अवधि देखते हैं वो किसके काल में हमें नजर आती है? कैनिंग के काल में। इससे कुछ जगहों पर आप कंफ्यूज होंगे कि डलहौजी दिया है, बट डलहौजी सही उत्तर नहीं है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए विधवा पुनर्विवाह कानून जो किसके काल में हम देखते हैं तो कैनिंग के काल में नजर आता है। यानी अब जो भारतीय समाज में जो विधवाओं को लेकर एक प्रतिबंध लगा हुआ था, समाज में एक ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा बनी हुई थी जहां उनके साथ एक अलग ही स्वभाव, एक अलग ही व्यवहार किया जाता था, अब चाहे वो इन संबंधनों से मुक्त होकर, फ्री होकर अपने वॉलंटरली किसी और से व्यक्ति से वो शादी करना चाहे स्वेच्छा से, तो वो ऐसा कर सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले सती हो जाया करती थी, इसीलिए विधवाओं का नामो निशान नहीं होता था, पर स्त्री अब सती नहीं होती थी, क्योंकि इनसे पहले एक्ट बन चुका था कौन सा? 1829 में सती सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, जिसके तहत हम देखते हैं ये सती सिस्टम क्या हो जाता है? बैन हो जाता है। और ये किसके काल में बनता है? विलियम बेंटिक के काल में। तो इसकी वजह से अब क्या है? स्त्रियां जीवित हैं और वो अब चाहें तो, मतलब अगर उनके साथ ऐसी स्थिति होती है, वो इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहे तो वो ऐसा कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1835 ईसा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह किसके बारे में है? An important decision was taken in 1835 AD which related to सती प्रथा यानी सती प्रैक्टिस, शिक्षा, कृषि, समाचार पत्र की स्वतंत्रता,
तो याद रखना यहाँ पर उत्तर है हमारा शिक्षा, एजुकेशन। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे हाल ही में डिस्कस किया था मिनट ऑफ मैकॉले, मैकॉले की अनुशंसा। अगर आप लोग भूले नहीं हो तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि याद कर लीजिए ईयर 1835। ठीक है, 1835 में पूर्ण तरीके से बताया गया मिनट ऑफ मैकॉले, जहाँ पर अंग्रेजी को माध्यम बना दिया था, जिसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मैकॉले ने। इसीलिए किससे संबंधित है? शिक्षा से। नेक्स्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हो ना कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी इसी तरह से आपको करनी है जहाँ पर फायदा होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड डिड द इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट? भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन ये भी डिस्कस किया था जब हम कॉर्नवालिस पे दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल वाला देख रहे थे क्वेश्चन, तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस भी किया था कि भाई ये वही कॉर्नवालिस है जिसके काल में परमानेंट सेटलमेंट आया, और ये वही कॉर्नवालिस है जिसके काल में हम देखते हैं क्या होता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हमारे प्रथम भारतीय, आगे जाकर जब यूरोपियनों से हटकर भी ये कानून बना दिया जाता है कि अब भारतीय भी आईसीएस के एग्जाम्स दे सकते हैं, तो उसमें कौन होते थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन आईसीएस हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो अब आप इसको रट लीजिएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली? कॉर्नवालिस, डलहौजी, लिटन, बेंटिक। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गोद लेना मतलब अगर क्या होता था, हमारे भारतीय शासकीय वर्ग में देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि हो सकता है कि किसी राजा की कोई संतान नहीं है, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि कोई गद्दी का दावेदार हो, और गद्दी का दावेदार वो तभी बन सकता है जब वो उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। तो उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए आवश्यक है कि पहले उन्हें वो बच्चा अडॉप्ट करना है। हालांकि ऐसे कई बार होता था, कई राजवंशों ने ऐसा किया था, लेकिन जब से ये लॉर्ड डलहौजी आया था कि डलहौजी ने तो यहाँ पर इस तरह का ये क्या कर दिया था, नियम बना दिया था कि आप कोई भी जो है अडॉप्टेड सन को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको डिक्लेयर किया तो हम लोग ये नहीं मानेंगे कि इसका बेबी का ब्लड रिलेशन आपसे है, माना जाए तो आपका राजवंश यहीं समाप्त हो गया, और जहां आपका राजवंश का अंत हो गया वहां से वो साम्राज्य किसके हाथों में चला जाता है? अंग्रेजों के हाथों में। इस तरह से डलहौजी की ये नीति बहुत ही ज्यादा क्या होती है, दुखदायी होती है भारतीय शासकों और हमारे जो नरेशों थे, ठीक है, नरेश थे। इवन इसकी जो ये पॉलिसी कहलाती है वो कौन सी थी? हड़प नीति के तहत, जिसे हम लोग व्यापगत नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है, जो किसने चलाया था? डलहौजी ने चलाया था। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल झांसी है, रानी लक्ष्मीबाई, उनका केस में भी तो यही था कि उन्होंने जो अडॉप्टेड जो सन था उनका, वो अडॉप्टेड था, वो उनका खुद का स्वयं का नहीं था। इसी कारण उन्होंने इस बहाने के साथ झांसी को जीतने के लिए बहुत अच्छा तरीका ढूंढा था डलहौजी ने। नेक्स्ट, भू राजस्व का स्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो अभी बात हो रही है स्थायी ये जो है प्रबंध सर्वप्रथम। तो एग्जैक्ट देखा जाए तो यहाँ पर जो ये स्थायी प्रबंध कह रहे हैं ये कुछ और नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट है, यानी परमानेंट सेटलमेंट जिसे अभी हम लोग बोल रहे थे किसे? स्थायी बंदोबस्त। किसने चलाया था? ये कॉर्नवालिस ने चलाया था, जो एक क्या है? टैक्स व्यवस्था है, जहां पर हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और तब हम देखते हैं कि ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इनके द्वारा, यानी कॉर्नवालिस के द्वारा, तो ये पूरा भारत में हमें नजर आता है, जबकि मध्य भारत यानी बॉम्बे और मद्रास, जो अंग्रेजों की उस समय 2 प्रेसिडेंसी और मानी जाती थी। अंग्रेजों की कुल 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, और 2 और कौन सी थी? बॉम्बे और मद्रास। तो कहते हैं उन प्रेसिडेंसी में से पूरब की ओर तो ये चलाया गया था, वहीं बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया था रैयतवारी सिस्टम, यानी रैयतवारी जो है रैयतवारी व्यवस्था, जिसे शुरू करते हैं कौन? थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट किया था, और कहते हैं वो काफी हद तक सफल भी रहा था। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए?
During the reign of which British ruler most of the native states were merged into the British India? Lord Wellesley, Lord Hastings, Warren Hastings, Lord Dalhousie। भाई अगेन ये वही क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि किसने सर्वाधिक राज्यों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो अगेन कौन है? डलहौजी है, क्योंकि डलहौजी का अभी हम लोग हाल ही में डिस्कस कर रहे थे कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। और यही हड़प नीति जो है आगे जाकर इन्होंने कई सारे राज्यों को जीता था, जिसमें इसका पहला शिकार कौन सा राज्य बना था? सतारा। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मतलब पूछा जाता है अक्सर ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यानी हड़प नीति का या व्यपगत नीति का शिकार बनने वाला पहला कौन सा राज्य था? तो सतारा था, जहां पर काफी सारे राज्य हुए थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर ली और इस तरह से उस राज्य का विलय किसमें हो जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है, जिसके कारण कौन थे? डलहौजी माने जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ भाई आज का सेशन तो हो गया पूरा। तो कैसे रहे थे आज के ये क्वेश्चन हमारे गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय टॉपिक से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह के इस टॉपिक से और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी नहीं है। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं सोनम गोयल, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक टाटा बाय बाय।